आप मानते हैं कि तेजस्वी में काबिलियत है सीएम बनने की? मांझी जी भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बार बार कहते हैं कि हमने कितना काम किया, हमारी पार्टी को तो पूछता ही नहीं है। ये गठबंधन तो निश्चित रूप से बिकाऊ गठबंधन है। चिराग पासवान ये बार बार कहते हैं कि 225 से तो कम हम जीतने ही नहीं जा रहे हैं। 225 की बात तो छोड़ दीजिए, 100 सीट जीतने का स्थिति में ये गठबंधन नहीं है। 100 सीट नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगा, आप देख लीजिएगा, हमारी भविष्यवाणी अब सुन लीजिए। और हम जिस गठबंधन में जाएंगे जी, उस गठबंधन की सरकार बनेगी, आपको मैं उतना विश्वास दिलाता हूँ। फैसला लेंगे कि हमको किस गठबंधन में जाना है। बिहार का मुख्यमंत्री खुद बीमार, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मदद से किसी भी पार्टी की सरकार बिहार में नहीं। जिस ढंग से कोमल पासवान की हत्या हुई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना। देखिए, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं, गोपालगंज आए हैं, और जो नज़ारा हम आपको दूसरे स्क्रीन पे दिखला रहे हैं वो देख लीजिए। किस तरह से ढोल नगारों के साथ स्वागत हुआ है पशुपति कुमार पारस का। और हमने ये बताया था कि ज्यों ज्यों मेहनत बढ़ रही है, यूं यूं काफिला भी बढ़ रहा है। पारस जी, काफिला बढ़ता जा रहा है, ढोल नगारों के साथ स्वागत हो रहा है, अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता इस बार फिर से जिताकर आप लोगों को भेजेगी? देखिए, हमारे पार्टी का फैसला आज से 4 महीना पहले हुआ कि चलो गांव की ओर, और हम लोग गांव की ओर निकल गए। अब पीछे मुड़ के हम लोग नहीं देख रहे हैं, और चलो गांव की ओर हमारा नारा है। उसी में हम लोग सर्वे भी करा रहे हैं। हाँ, इंटरनल सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ किस क्षेत्र में हमारा जिताऊ उम्मीदवार हो। हाँ, जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो जी। तो ये हमारा गोपनीय ढंग से सर्वे भी हो रहा है। और 14 अप्रैल को बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह में हम लोग की पार्टी की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है पूरे बिहार से। और काफ़ी संख्या मैं समझता हूँ कि काफ़ी संख्या में 20 से 25 हज़ार लोग उस रैली में शिरकत करेंगे। और उसके पहले हम एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे, और उसमें हम लोग सर्वसम्मति से जी ये फैसला लेंगे कि हमको किस गठबंधन में जाना है जी। तैयारी हमारी 243 सीटों पर है, लेकिन हमारा इंटरनल जो है कि हम किस गठबंधन में जाएंगे, और जो गठबंधन मेरे लिए अच्छा समझेंगे, जो मुझको अधिक से अधिक सम्मान देगा, उस गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में हम काम करेंगे। और अभी 20 वर्ष से एक व्यक्ति और एक पार्टी के हाथ में बिहार की सत्ता है, जो बीमारू सरकार हो गई। बिहार का मुख्यमंत्री खुद बीमार, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो मैं तो प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं एनडीए के लोगों से, तमाम लोगों से मैं आग्रह किया हूँ कि आप उनको सेवानिवृत्त कर दीजिए, रिटायरमेंट दे दें। रिटायरमेंट, हिंदी हुआ सेवानिवृत्त, रिटायरमेंट उसको दीजिए। और जिसको भी चुनना हो चुन लीजिए, नहीं तो बिहार का तो विकास क्या, बिहार का विनाश हो जाएगा। अभी 6 महीना 7 महीना समय है, 6 महीना 7 महीना में बिहार के जो हम लोग बिहारवासी हैं सबका शर्म से झुक गया जी। आज की भी घटना देखिए, जो फोटो जी देखे आप लोगों ने देखा, प्रणाम कर विधान परिषद में देखा होगा जी। इसका राष्ट्रीय गान में आप लोगों ने देखा है क्या हुआ। तो इस ढंग से अब बिहार का मुख्यमंत्री बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, और बिहार में राज हो गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कब कोई कल का खाना नहीं है। इंदिरा आवास लीजिए, उसमें भयानक भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के सचिवालय में कोई काम नहीं होता है, और दिन दहाड़े बैंक में डकैती, रॉबरी, और खास करके दलित अति पिछड़े लोगों की हत्याएं हो रही है। होली के बाद आपने देखा होगा कि 2 सीनियर पुलिस अफसर की हत्या हुई और 4 दलित की हत्या हुई। और उस दलित की हत्या में मनोज सिंह, जो औरंगाबाद में घटना घटी है, मनोज सिंह जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं, और चुनाव भी लड़े थे वो, लेकिन उनके लड़के के द्वारा जिस ढंग से कोमल पासवान की हत्या हुई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो इस ढंग से बिहार में भ्रष्टाचार की सीमा, जैसे शिक्षा की व्यवस्था लीजिए, कहीं भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।
बेरोजगार लाखों की संख्या में बेरोजगार रोड पर घूम रहा है और नतीजा ये है कि बिहार में क्राइम अधिक संख्या में बढ़ गया। तो हमारी पार्टी, हम अभी पूरे दल बल के साथ हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मदद से किसी भी पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी। ठीक है सर, आप आश्वस्त हैं कि बिना आपके पार्टी के किसी की सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और आपको अपनी शक्ति दिख रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि दिल्ली में एनडीए के 5 दल बैठते हैं और ये घोषणा करते हैं और चिराग पासवान ये बार बार कहते हैं कि 225 से तो कम हम जीतने ही नहीं जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एनडीए 225 जीत जाती है तो महज बाकी जो भी बड़ी पार्टियां हैं, आप हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो, तो उन लोगों की ये मात्र 18 सीटें बच रही हैं। 225 की बात तो छोड़ दीजिए, 100 सीट जीतने का स्थिति में एनडीए गठबंधन नहीं है। 100 सीट नहीं जीतेगी? नहीं जीतेगा, आप देख लीजिएगा, हमारी भविष्यवाणी अब सुन लीजिए। 100 सीट बिहार में नहीं जीतने वाला है और हम जिस गठबंधन में जाएंगे जी, उस गठबंधन की सरकार बनेगी, आपको मैं उतना विश्वास दिलाता हूँ। मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि एनडीए को 100 सीटें भी नहीं आने जा रही है इस 2025 के चुनाव में। मतलब घर आओ, लेकिन एनडीए में 100 सीट एनडीए को नहीं मिलने जा रहा। हाँ। और चिराग पासवान की जो पार्टी है तो 0 पर आउट होगा। 0 पे? मांझी जी भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बार बार कहते हैं कि हमने कितना काम किया, हमारी पार्टी को तो पूछता ही नहीं है, 40 सीट मांग रहे हैं ताकि 20 सीट। वो जो 5 पांडव में कब बिखराव होगा, क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है जी। मांझी जी का रास्ता अलग है, उपेंद्र कुशवाहा जी का रास्ता अलग है, चिराग पासवान जी का रास्ता अलग है। एनडीए गठबंधन में 2 है, जनता दल यू जी और भाजपा है। और जनता दल यू के लोगों को ये शंका है कि जब भी चुनाव होगा बिहार में जी तो महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति होगी और होना भी तय है। होना भी तय, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। होना भी तय है, इसलिए जनता दल यू और भाजपा में भी इंटरनल काफ़ी मतभेद है और इसलिए लोग बार बार बैठकें बुला रहे हैं, होम मिनिस्टर को बिहार में ला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बिहार में ला रहे हैं। इसे लगता है कि कोई मुखिया का चुनाव, प्रधानमंत्री चुनाव में जाएंगे, एक विधानसभा में एक स्टेट के चुनाव में 10 बार 20 बार जाए, क्या तो कभी ऐसा हुआ था? कभी ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा सर, आखिरी सवाल, हालांकि आप वो घोषणा तो 14 आज हम लोग का जो कार्यक्रम था गोपालगंज जी था। जी हमारे प्रिय मित्र और हमारे दलित सेना के जिलाध्यक्ष थे स्वर्गीय अनिल मांझी जी, वो बहुत बड़ी लड़ाई लड़े थे, वहाँ के संघर्ष किया था उन्होंने गंडक परियोजना के समय में और दर्जनों घटनाएं घटी और महीनों दिन वो पानी में हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर रहे। यदि सरकार चाहती जी तो उनकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। उन्हीं के श्रद्धांजलि सभा में हम लोग गए थे, आपने देखा होगा कितनी अपार भीड़ थी, सुनसान जगह में गंडक नदी के किनारे और 3 बजे धूप में इतनी भीड़ थी। इससे साबित होता है कि हमारा दल, हमारा संगठन पूरे बिहार में हम काफ़ी मजबूती के साथ हैं और काफ़ी मजबूती के साथ हम चुनाव। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आपने आप बार बार कह रहे हैं कि 14 अप्रैल को घोषणा करेंगे और हम चाहते भी हैं कि आप 14 अप्रैल को घोषणा करें, उससे पहले प्रेस मीडिया को ना बताएं, लेकिन कांग्रेस महागठबंधन में ये तो कह रही है कि हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कह रही है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तब फैसला करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन क्या आप मानते हैं, बतौर मैं अभी आपको निष्पक्ष नेता, ना आपको मैं एनडीए में देख रहा हूँ ना महागठबंधन में देख रहा हूँ, लेकिन आप मानते हैं कि तेजस्वी में काबिलियत है सीएम बनने की, सीएम चेहरा के रूप में? तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और नौजवान भी हैं और ये तो भविष्य की बात है। भविष्य में आप देखिएगा कि बिहार की जनता, देखिए बिहार की जनता मालिक है और वो का जो फैसला होगा जी वो निश्चित रूप से सब लोगों को मानना होगा। और एनडीए गठबंधन तो निश्चित रूप से बिकाऊ गठबंधन है, भ्रष्टाचारी है, कोई कल कारखाना नहीं दिया, कुछ नहीं हुआ। इसलिए तेजस्वी यादव और लोगों के बनिस्पत मुझको अच्छे नौजवान युवक लगते हैं। चलिए देखिए, अच्छे नौजवान युवक हैं, क्षमता है, हालांकि चूंकि आधिकारिक ऐलान 14 अप्रैल को होना है,
तो शायद संभव है तेजस्वी यादव के बारे में खुलकर भी 14 अप्रैल के बाद ही पारस जी बोलेंगे। लेकिन अद्भुत है और मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो वो रंग लाती है। और पारस जी आज के डेट में ग्राउंड पे, जमीन पे, न सिर्फ पशुपति कुमार पारस बल्कि इनकी पूरी पार्टी मेहनत कर रही है। और मैंने देखा है पहले दिन से आज तक कैसे काफिलों की संख्या बढ़ते जा रहे हैं।